आज को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश करार दिया। ट्वीट किया, 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे और ये लोग तब तक मनीष को जेल में ही रखेंगे। ऐसे सवाल है कि इतनी ज्यादा जानकारी कहां से मिल गई। मनीष सिसोदिया गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए। पूछताछ के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने भी पलटवार किया। संबित पात्रा मोर्चा संभालते हैं, सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और बोलते हैं केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचारी निकले हैं। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का विश्व कप ही जीत लिया है। केंद्र सरकार बड़ी घबराई हुई है। उनको लग रहा है गुजरात में कुछ हो रहा है। ऊपर इंद्र देवता देख रहे हैं, इंद्र देवता का प्रकोप है, इनका सिंहासन डोल रहा है। इस बार सिंहासन से उखड़ने वाला है इनका राज। राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को गाली गलौज करना नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। तो जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये दोनों पार्टियां गुटरगू कर रही हैं। अब मिलके दोनों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है। रात को 12 बजे मिलते हैं ये दोनों 12 बजे मिलके दोनों ने सेटिंग करी है कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, ये स्कूल अस्पताल नहीं बनने चाहिए, ये फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए। चोरी भी और घगोटी भी, मतलब चोरी भी करते हैं और घगोट भी रहे, मतलब सीना जोरी भी कर रहे हैं। यही हाल है इस समय आम आदमी पार्टी का। और इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ आम आदमी पार्टी करप्शन। माने ये पार्टी अपने नेताओं के ऊपर जो घोटाले के आरोप हैं उसका जश्न मना रही है, सड़कों पे जुलूस निकाल रही है। तो कोई बात नहीं भाई, आज आपने खुद अपनी जुलूस निकाली है भ्रष्टाचार की, कल जनता निकालेगी जुलूस। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। आप एक भ्रष्टाचारी से तुलना कर रहे हो शहीद आजम भगत सिंह जी की। ये सिर्फ भगत सिंह जी का ही अपमान नहीं है, ये आजादी के सभी महापुरुषों का अपमान है और इसका जवाब दिल्ली और देश देगा। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है, ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों की जान के पीछे पड़ी हुई है और हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल यह करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया जी गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार करने ना पहुंच जाएं। कि 8 दिसंबर को गुजरात के चुनाव के नतीजे जब आएंगे और झाड़ू चलाकर गुजरात की जनता जब गुजरात का सियासी सफाया कर चुकी होगी, ये सारे ईडी, सीबीआई, सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बंधन खुलेंगे, जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ मनीष सिसोदिया निकले हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल भय और खौफ साफ दिख रहा है। बनावटी हंसी मैंने देखी जरूर। आज 200-300 कार्यकर्ताओं के साथ वो निकल रहे थे और गाना चल रहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला। माफ करिएगा, भगत सिंह की तस्वीर लगा करके आज आप उसकी आड़ में बचने का काम कर रहे हैं।
आप भगत सिंह को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। भगत सिंह भ्रष्टाचारी नहीं थे। आप भ्रष्टाचारी होकर के भगत सिंह की पगड़ी पहन के भगत सिंह बनने का नाटक कर सकते हैं। आज महात्मा गांधी को जो मानने वाला संगठन नहीं है, महात्मा गांधी के यहाँ जाके शीश झुका रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये पूरी तरह से साफ है कि पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और मुझे आज खुशी है कि आज हमने जो लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार की, शराब के खिलाफ, इस मुहिम में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, आज उसकी जीत होती दिखती है। तो तमाम सियासतदानों को आपने सुना, सभी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। शुरू से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उसने इस पूरे स्कैम को उजागर किया, पहले दिन से विसल ब्लोअर है आप लोग। मैं अगर आपसे सर इजी वर्ड्स में पूछूं कि 4-5 अगर खामियां आप बताना चाहें इस शराब नीति में, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, मैंने कई बार आपके चैनल पे आपके माध्यम से श्रोताओं से बात की और मैंने बताया किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। सबसे बड़ी बात तो अरविंद की वादा खिलाफी थी अपने खुद के मैनिफेस्टो से, जहां कहा गया था कि हम जनता से, महिलाओं से, मोहल्ला सभाओं से पूछ करके नीति बनाएंगे। उसके विपरीत इन्होंने शराब माफियाओं के साथ मिलकर के शराब नीति का निर्माण किया। अब सवाल ये उठता है क्यों किया? स्वाभाविक है, इसमें कुछ इनके इंटरेस्ट थे, इंटरेस्ट साफ तौर पर दिखाई देते हैं। आज जिस नीति और पॉलिसी की हम बात करें, भ्रष्टाचार है, और दूसरा इस नीति को थोप करके जो इस दिल्ली को बदनाम, जो दिल्ली को नया एक नाम, यानी कि शराब की राजधानी, नशे की राजधानी दिल्ली, ये अरविंद ने नया नाम दिया। कांग्रेस की और शीला जी की दिल्ली की पहचान होती थी एक खूबसूरत शहर, फ्लाईओवर सिटी के रूप में। उस शहर को एक नया नाम मिला, वो नशे की राजधानी। सबसे बड़ा इस यदि स्कीम की हम बात करें, जो पॉलिसी आप लाएंगे, आप देखेंगे कार्टेल बना करके जिस तरह से नीति का खुद ही नीति भी खुद बनाते हैं, उसका उल्लंघन भी खुद करते हैं, और एक शराब माफिया को आप ला करके ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप काम देते हैं। आज नियम के विरुद्ध 140 करोड़ की आप जो है उनका जो देनदारी की सरकार की, उसको वेव ऑफ करते हैं। तीसरा, इसमें सबसे बड़ा इशू एक विशेष लोगों को इस पूरी नीति के ऊपर उनके सहयोग से नीति का निर्माण करा करके आप आगे बढ़ते हैं। अफसोस इस बात का है कि जब ये सरकार नीति बना रही थी, ये समय वो था जब देश के अंदर लॉकडाउन और कोविड चरम पे था। वहां लोगों की जान बचाने की बजाय ये लोग नीति बना रहे थे। ऐसी क्या बड़ी इमरजेंसी घोषित हो रही थी कि शराब की नीति पे काम किया जा रहा था, बजाय लोगों की जान बचाने के अरविंद और सिसोदिया लगे हुए थे शराब माफियाओं के साथ बैठकें करने में। हम उस समय भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि ये पहले लोगों की जान बचाने की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरविंद उस पर काम न करके शराब माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं। अनिल जी, आपने आज पूरे दिन के जी सर अनिल जी, आपने पूरे दिन के घटनाक्रम को आज देखा होगा और ट्विटर पर भी आपने देखा होगा। पहले सम्मान भारत रत्न का भी जिक्र हो जाता है, उसके बाद पद्मश्री तक का जिक्र हो जाता है, लेकिन आज आपने देखा कि भगत सिंह से तुलना की जाती है मनीष सिसोदिया की। और एक और स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी का है, वो ये कहते हैं कि दोनों ही पार्टियां गुजरात में रात के 12 बजे के बाद मीटिंग करती हैं, दोनों ही मिले हुए हैं, आईबी का इनपुट है उनके पास कि सरकार उनकी बनने वाली है, और इस वजह से मनीष को परेशान किया जा रहा है। मुझे हंसी आती है अरविंद की इस बचकाने के इस तरह के बयानों पर। हालांकि इन बयानों पे कई बार जनता ने पहले बिलीव किया, लेकिन अब कोई बिलीव करने वाला नहीं। ये आईबी इनको इनपुट देता है, आईबी इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, लेकिन अरविंद को ये नहीं पता कि एक इनका मंत्री भ्रष्ट करप्ट है जो जेल में है 3 महीने से, उसको आज तक ये मंत्री का ओहदा देके बैठे सत्येंद्र जैन। अब एक दूसरा मंत्री जेल जाने की तैयारी में है, उसको अब ये भगत सिंह, उससे पहले भारत रत्न, पद्मश्री और पता नहीं क्या क्या 2 दिन का डिबेट, स्पेशल डिबेट विधानसभा में लेकर के आगे। सच्चाई यही कि आज बड़े बड़े हमारे जो महान नायक हैं देश के, उनको उनकी आड़ में बचने की कोशिश आज अरविंद करते हैं। भगत सिंह का नाम लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासी श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि अब भगत सिंह ने कल्पना की होगी कि 21 साल के बच्चे को शराब नीति में शराब पीने का अधिकार दिया जाए। क्या भगत सिंह से कल्पना की जा सकती कि भगत सिंह की शराब को सपोर्ट करते पाए जाए? एक भगत सिंह जो गाँव का रहने वाला एक क्रांतिकारी, एक ऐसा युवा था जिसको रोल मॉडल के रूप में देश में जाना जाता है, क्या वो कल्पना कर सकता है कि देश के हर गांव में शराब के ठेके खुले? और ये सब काम अरविंद ने कराया, अपनी देखरेख के सामने कराया। और 2 दिन के स्पेशल सेशन में अरविंद कहते हैं कि मनीष क्या शक्ल से चोर लगता है? क्या चोरों की शक्ल पे लिखा होता है कि चोर है? और वहां मनीष का पलट के कहना कि मैं अकेले जेल नहीं जाऊंगा, ये दिखाता है कि कुछ बड़े राज हैं जो
मनीष सिसोदिया के जहन में और उनके दिल में और उनके सीने में है। यदि वो आज बाहर निकले तो अरविंद जेल जाएंगे, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। आज दो बातें और हुई हैं, एक कहते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। एक तो ये कि जेल जा रहे हैं, ये कैसे तय हुआ? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है। दूसरा है कि मेरे जेल जाने पर गर्व करना, वो ये भी स्टेटमेंट है। देखिए, ये तो तय हो चुका है, लेकिन बेशर्मी की हद है। आज एक व्यक्ति, करप्ट व्यक्ति, खुले रोड पर जश्न मनाते हुए आज सीबीआई के दफ्तर जाते हैं और एक उनका मुखिया नेता जश्न मनाते हुए कहते हैं कि मैं जेल जाऊंगा, और दूसरी तरफ इनके चेहरे पे खौफ भी दिखता है। सच्चाई यही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से सिद्ध और तय हो चुका है कि भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम लोग धीरे धीरे जेल में जाएंगे। हाँ, प्रश्न उठता है जांच एजेंसियों पे भी कि ये सिसोदिया जो बहुत पहले जेल जाने चाहिए थे, अब तक बाहर क्यों घूम रहे हैं? सिसोदिया वो व्यक्ति जो एफआईआर में सबसे पहले नंबर पर है, लेकिन अभी तक सिसोदिया को केवल पूछताछ तक बांधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की नीयत पे भी शक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस शराब नीति को लेकर के भाजपा हमेशा पीछे रही है, सपोर्ट करती रही है अरविंद का। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब हम लोग सड़कों पे थे, पोल खोल यात्रा निकाल रहे थे, आपने हमारे हर प्रोग्राम को कवर किया, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन बीजेपी का कहीं आप मुझे दिखा दीजिए 4 लाइन कंप्लेंट की लिखी हूं। 8 इनके एमएलए, 7 सांसद, 150 पार्षद और 3 मेयर, जिन्होंने दिल्ली के अंदर खुले तौर पर जहां मास्टर प्लान का उल्लंघन था, वहां ठेके के लाइसेंस एमसीडी के द्वारा दिलाने का काम किया। जितने आरोपी और साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं समझता हूँ भाजपा भी उससे कोई कम नहीं है। एक कार्टेल के साथ इस दिल्ली को बेच देना, एक माफिया को सुपुर्द कर देना, उसके बदले में पैसा वसूलना, इनके पुराने सहयोगी 500 करोड़ का घोटाला कहते हैं, मैं कहता हूँ एक बड़ा भ्रष्टाचार है। धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं और दावे के साथ कहता हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा एक दिन केवल राघव चड्ढा के घर पे प्रदर्शन करके रुक क्यों गई? आखिर क्या मामला है? क्या डील हो गई है? ठीक है, आईपी की रिपोर्ट अरविंद के पास है। अरविंद ये नहीं बताते कि भाजपा से इनकी क्या बातें हुई हैं। क्यों आखिर भाजपा चुप हो गई? राघव चड्ढा पे मुंह क्यों नहीं खोल रही है? राघव चड्ढा के रिश्तों को क्यों नहीं बताना चाह रही है? आखिर आतिशी की बहन और आतिशी को लेकर के जो आक्रामकता थे, आक्रामक थे ये लोग, एकदम से यकायक चुप क्यों हो गए? ठीक है अनिल जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप जुड़े हमारे साथ। हमारी कोशिश थी कि आपको लाइव बैठाया जाए, किसी कारण से आप जो है नहीं जुड़ पाए, लेकिन आपने अपनी बात रखी है। कांग्रेस पार्टी दावा करते हैं कि वो विसिल ब्लोअर है, बीजेपी आप एक ही हैं। मेहमानों से परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विकास गोयल जी है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं बीजेपी की तरफ से, ओनिका मेहरोत्रा कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वेद भूषण जी रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली। आप सभी का बहुत स्वागत है। विकास जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। 28 सितंबर 1907 एक बच्चा पैदा होता है, नाम भगत रखा जाता है। 12 साल का था सर वो जब जलियांवाला बाग प्रकरण देखा था। उसके बाद 23 मार्च 1931 शहीद हो जाता है, फांसी लगती है। असेंबली में देखिए 2 इंसिडेंट मैं बताती हूं भगत सिंह के, सब कुछ बताऊंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। साइमन कमीशन को लेकर प्रदर्शन चल रहा था सर, लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय को चोटें आई, बाद में उनकी जान चली गई। बहुत प्रभावित हुए भगत सिंह उससे। असेंबली में बम फेंका, भाग सकते थे, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, नहीं भागे, संदेश देना था, चाहे फांसी हो जाए गिरफ्तारी देंगे ताकि दूर तक आवाज जाए। सर, भगत सिंह से मनीष सिसोदिया जी की तुलना कैसे हो सकती है, जो कि शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 हैं, मुख्य आरोपी हैं, कथित शराब घोटाले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इस तुलना का आधार क्या है सर, आप मुझे बताइए। एक 23 साल के नौजवान से जो शहीद हो गया देश के लिए बहादुरी से, क्या कंपैरिजन है सर? क्या सोच के आप लोग आज मेरा रंग दे बसंती चोला चला रहे थे सर, पूरा कारवां निकाल रहे थे? जीनत जी, देश में आजादी के बाद मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी है, आज ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी को सीबीआई ने बुलाया पूछताछ के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, और उनके समर्थन में हजारों लोग केसरी या पगड़ी बांधकर हाथ में तिरंगा लेकर उनके साथ चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को पता है, दिल्ली वालों को पता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त आदमी। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त आदमी 1 रुपए का बेईमानी नहीं कर सकते। आप सोचिए जीनत जी, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की,
14 घंटे इन्होंने वहां से पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। इन्होंने पैतृक गांव में जाके देखा, कोई जमीन तो इन्होंने नहीं खरीदी, कुछ नहीं मिला। इन्होंने का लोकर चेक किया, उस लोकर में इनके बेटे को जब ये पैदा हुआ था, इनका बेटा, उनका झुंझुना मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। पूरी सारी सीबीआई ने 500 जगह ईडी ने, सीबीआई ने छापे मारे, कहीं कुछ नहीं मिला। आज जीनत जी मुद्दा करप्शन है ही नहीं, मुद्दा है इलेक्शन। जो आपको ध्यान होगा जीनत जी, आपके शो पे कई बार आ चुका, जब मैंने आपको पहले भी कहा, जब आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीती, इन्होंने एकदम से एमसीडी के चुनाव टाल दिए। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुनाव की डेट अनाउंस करने के लिए बैठा और उससे आधा घंटा पहले गृह मंत्रालय मना कर दे कि चुनाव टाल दिया। उन्होंने चुनाव टाल दिया, क्यों? क्योंकि इनको लग रहा, इनको मतलब सर्वे करवाया, नहीं पता था बुरी तरह हार। आज वही चीज है, आज गुजरात उनके हाथ से निकल रहा है, और वो गुजरात जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सर मैं गुजरात पे तो बाद में जाऊंगी सर, गुजरात भी चलेंगे, दूसरे सेक्शन में हम गुजरात ही चलेंगे। और आईबी कब से चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करने लगे, मुझे आप जरूर बताइएगा प्लीज। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अब ये लोग, आपने कहा कि सैकड़ों हजारों लोग आइए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम जनता है, ये मैं इस पर जनता के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। सर छोटे छोटे से सवाल हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? बनाने वाले ही बेचें, मतलब चेक कौन करेगा कि उसमें क्या खामी है? दिल्ली के राजस्व को नुकसान हुआ। शराब नीति अगर सही ही थी तो वापस क्यों ले ली सर? अगर रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा था तो 144 करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए गए शराब कारोबारियों के, और 100% निजी हाथों में? ये सवाल हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब तो जरूरी है ना सर, और इन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। एक ही सवाल छोड़िए, सबको छोड़ देते हैं। पॉलिसी अच्छी थी तो वापस क्यों ले लिया सर? जीनत जी 2 महीने पहले मनीष जी के यहाँ सीबीआई रेड हुई थी, उसके बाद आपके चैनल पे भी, अलग अलग चैनल के माध्यम से देश की जनता को इन बातों का हम कई बार जवाब दे चुके हैं कि क्यों ये सब हुआ। आज मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, करप्शन मुद्दा है ही नहीं। अगर करप्शन मुद्दा होता तो रेड पड़नी चाहिए थी गुजरात में, जहाँ जहरीली शराब पीकर इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है, 20,000 करोड़ की वहां ड्रग पकड़ी जाती है, वहां क्यों नहीं रेड पड़ती? 2014 से आज 2022 हो गया, जब से मोदी सरकार बनी, आप बताइए किसी बीजेपी के मंत्री पे, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता पे, किसी कैबिनेट मिनिस्टर पे अगर रेड पड़ी हो? आप बताइए, जिस हेमंत बिस्वा के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन चलाया, पूरा आंदोलन चलाया, आज उसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दिया। जिस अजीत पवार के खिलाफ इन्होंने पूरा आंदोलन चलाया, जो उसने शपथ ली तो वो झुलके बैठ गया। मतलब क्या भाजपा ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है कि उसके अंदर कोई भी जाएगा उसमें डिजिटल डालो? मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे प्लीज। ठीक है सर, आप सोच लीजिए थोड़ा सा जवाब। और ये सीधा भगत सिंह, अब हम पंजाब जाते हैं तो हमें गांधी जी याद नहीं रहते, तब हमें भगत सिंह याद रहते हैं। हम गुजरात जाते हैं तो हमें गांधी जी याद आ जाते हैं, हमें पटेल साहब भी बड़े प्यारे हो जाते हैं सर। ये मैं, और जब पटेल जी की मूर्ति लगी थी तब क्या कहा गया था, मैं आपको वो भी याद दिलाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल रहेगा, शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? और अगर सीबीआई ने बुलाया था, इतना बड़ा इवेंट खड़ा कर देने की क्या जरूरत थी सर? मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है सर, मुझे क्योंकि ब्रेक लेना, मैं एक मेहमान की और प्रतिक्रिया ले लूं। शुभेंदु जी, आपने अनिल चौधरी को सुना, आपके किसी नेता ने शिकायत नहीं की थी। पॉलिसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो शुरू से आक्रामक रही है। फिर सर अब ये पूरा ये जो चल रहा है और ये जिस रफ्तार से जांच हो रही है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए जीना जी, शायद अनिल चौधरी जी को मालूम नहीं है, जब इसका ड्राफ्ट आया था तो खुद एलजी की जो पास टीम गई थी, 14 लोगों की टीम भाजपा की, उसमें से एक मैं भी था, और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसके बाद लगातार सब जगह पर, एक भी जगह हमने कांग्रेस के किसी व्यक्ति को देखा नहीं, जब हम इस जगह जगह पर ये अवैध जो शराब के दुकानें थी बंद करा रहे थे। अब उनका क्या कहना है वो छोड़िए, विषय अलग हो जाएगा। जीना जी आप समझो, आपने कभी, हमने तो 31 साल मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस है, हमने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी को जब सीबीआई बुलाती है तो इतने नाटक तरीके से चलता है। हमको तो एक बार ऐसा भी लगा कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, कहीं चुनाव का, कहीं कोई और चुनाव में आम आदमी पार्टी में अध्यक्ष के पद में ना खड़े हो गए हो, इसलिए इतना बड़ा जुलूस निकाल के जा रहे हैं।
सीबीआई ने बुलाया है, आपके ऊपर आरोप लगा है और आप एक जश्न मना रहे हैं। और देखिए तो देखिए कौन से रंग का दुपट्टा लेके गले में घूम रहे हैं। अब ये तो उनका अधिकार है सर, वो कैसे भी जा सकते हैं। सुन तो लीजिए, 11 बजे का समय था, उस समय तो पहुंच गए ना, अभी भी सवालों के जवाब दे रहे हैं ना। 11:20 पे पहुंचे। हाँ तो पहुंचे ना, सवाल जवाब दे रहे हैं, जवाब तो बता रहा हो रहे हैं ना। जीनत जी, एक व्यक्ति को जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है उसको इतना जश्न मंगाया जा रहा है। सर इल्जाम ही तो है, आरोपी से दोष सिद्ध थोड़ी हो गया। आरोपी है, हाँ तो दोष सिद्ध थोड़ी हुआ है, अभी उस अधिकार है। आज जीनत जी आपके चैनल पे सही शब्द बोला, उनके ऊपर चोरी का बड़ा इल्जाम लगा है। और आज यदि भगत सिंह जी की आत्मा कहीं से देख रही होगी तो अपने ऊपर रो रही होगी कि कौन लोग हमारा नाम लेके क्या क्या कर रहे हैं, और शर्म नहीं आ रही। आपने 5 क्वेश्चन पूछे, एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। अभी आपके चैनल पे बात हुई, एक प्रश्न का तो जवाब देते। वो लोग कहां गए जो बताने वाले थे कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और केजरीवाल जी को कहां से सब पता चल जाता है? वो गिरफ्तार हुए नहीं, कह रहे गिरफ्तार हो गए। आईबी केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रही है, उनको इंफॉर्मेशन देती है। लगता है आईबी अब दिल्ली सरकार को जवाब देने लगी है। इतना झूठ बोलना। अभी वीके सक्सेना के ऊपर 1400 करोड़ का इल्जाम लगाया, ये केजरीवाल जी के मुंह से बोला गया है सेंटेंस। मनीष सिसोदिया जी से ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग जीनत जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल के बचना चाहते हैं। और हमने इनको नहीं कह रहे, पर हमने अपने उत्तर प्रदेश में एक कहावत सुनी है, चोर मचाए शोर। अभी तो इल्जाम लगा है। आज जो हमको अभी एक टीवी चैनल के ऊपर पता चल रहा था कि विजय नैयर के जवाबों ने जो उसने जवाब दिया है कि अभिषेक के साथ बैठे थे, तय हुआ था, उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? और ये सब चीजें बिल्कुल पहले से तैयार है कि जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन दुपट्टे आ जाएंगे, इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं ठीक है, वो उनकी अपनी तैयारी है, उनको कल खबर थी, उनके पास लेटर आया, वो ठीक है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि सुनिए तो सही शुभेंदु जी, सुनिए। जब देश कोरोना से जूझ रहा था सर, ऑक्सीजन चीख पुकार थी, उस वक्त ये शराब पॉलिसी बन रही थी, ठीक है। आप लोग कहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे सर? आपने कितने लेटर्स लिख दिए, कहां पर आप लोगों ने शिकायत की, मुझे जरूर बताइए। मैं चाहूंगी आप इसको काउंटर करें क्योंकि बड़ा आरोप हो जाता है कि भाई बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अब उंगली कटा के शहीद होने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल गलत है। कितने सारे लेटर लिखे गए, कितने सारे हम लोगों ने जगह जगह जाके दुकानों के ऊपर, आपके टीवी चैनल ने, मेरे को लगता है आपके टीवी चैनल ने 40 से ज्यादा बड़े घेराव को हमारे सामने लेके आए, हम आपने लाइव किया है। और एक बात और, जब वो शराब की वो बन रही थी, साथ में एक और चीज समझ लीजिए, जब पूरा देश ऑक्सीजन पर चिल्ला रहा था, तब राजा साहब का महल भी 21 करोड़ में बन रहा था। इसको भी ऐड कर दीजिए। जब शराब भी बेची जा रही थी, और शराब कैसी बेची जाएगी, तो राजा साहब का 21 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का ऑर्डर भी उनके महल को बना रहा था, जिसमें 2nd फ्लोर पर स्विमिंग पूल बन रहा था। तो ये वो सब कहने की बातें हैं। ये आज शक्ल दिखा रहे हैं कि हम भगत सिंह के हैं, सत्येंद्र जैन जी को भगत सिंह कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को भगत सिंह कह रहे हैं। इससे बच नहीं पाएंगे। दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरीके से झूठ बोला जाता है, और एक बड़े क्रांतिकारी का नाम लेके उसका जोड़ा जाता है ऐसे भ्रष्टाचारियों के नाम पर, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं। ठीक है ऋषि जी, ओनिका जी मैं आपके पास आऊंगी, या तो आप अपना कमेंट जल्दी से दे दीजिए एक बार। आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? दुख होता है मैम, इस स्टेट में इस तरह से इंडिया को, अपने देश को पहुंचा दिया इन लोगों ने, दोनों ने मिलके, और सिर्फ एक टैगलाइन पे, स्लोगन्स पे, ईमानदार, कोई कह रहे हैं चौकीदार, बस यही सब चल रहा है मैम, और कोई मुद्दे सब गायब हैं। इतनी डिबेट्स एनर्जी हो गई, लेकिन अभी तक उस क्रक्स में नहीं पहुंचे हम लोग कि ये एक आरोपी है या नहीं है। आरोपी नंबर 1 बनाने के बाद भी आज तक ये नौबत है, डिले टैक्टिक्स हो रही है, न जाने किसका इंतजार है, क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा मैम। बहरहाल अनिल चौधरी जी ने बड़े अच्छी तरह आपके चैनल में व्यूअर्स के लिए बड़ी क्लैरिटी से बात रख दी है, तो उसी को मैं रिपीट करती हूँ। नहीं ठीक है। ऋषि जी, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों का भला किया, ये सब तो हम सुनते आ रहे हैं सर, लेकिन इसी आजाद भारत में अगर किसी के खिलाफ जांच चली हो, सीबीआई ने बुलाया हो, विच इज वेरी नॉर्मल एक्सरसाइज, बहुत नॉर्मल सी बात है,
उसमें देशभक्ति के गाने चलाए गए हों, भगत सिंह से तुलना हुई हो, ये आपने कभी देखा था तो बताइएगा, प्लीज बताइए। देखिए, हिंदुस्तान में एक से एक एग्जाम्पल हैं। आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे और उनके सामने उनके कार्यकाल में रेल दुर्घटना हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नैतिकता का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ साल पहले 90-95 के दशक में आडवाणी जी का नाम हवाला में आया था, आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था। जांच हुई थी, जांच में उनको क्लीन चिट दिया गया था, फिर दोबारा वो चुन के आए थे। तो हिंदुस्तान में नैतिकता का एक से एक एग्जाम्पल रहा है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक माहौल में मुझे लगता है कि नैतिकता तो अब किसी भी पार्टी में रही नहीं। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया पे आरोप है, मनीष सिसोदिया जी को जो जांच हो रही है उसको हम एक प्रोटोकॉल में फॉलो करते हुए उनको फॉलो करना चाहिए था। इस प्रकार का रैली निकाल के, पट्टे बांध के, स्लोगन लगा के, इसकी क्या जरूरत थी? आप मनीष सिसोदिया जी का, मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से मनीष सिसोदिया जी का एक ईमानदार छवि है, लेकिन इस प्रकार का प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, सीबीआई के फंक्शनिंग पर भी सवाल उठता है कि सीबीआई कई बार मनीष सिसोदिया के घर पे छापा मारा, लेकिन सीबीआई ये अभी तक नहीं बता पा रही है कि उनके घर से क्या मिला, क्या कुछ भी सबूत ऐसा मिला जो मनीष सिसोदिया के फंक्शनिंग पे सवाल उठाता हो। तीसरा सवाल आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सरकार से भी है। कुछ नियम कानून आपने क्यों बदले? आपने ऐसे लोगों को क्यों दिया ठेका जिन पर पहले से भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके इमेज सही नहीं थे? आपने 2 रात में 3 बजे तक शराब परोसने का टाइमिंग क्यों बढ़ाया? ड्राई डे क्यों खत्म किया? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को भी देना होगा। लेकिन अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड दोनों तरफ से, आम आदमी पार्टी भी इसको पॉलिटिकली काउंटर कर रही है, बीजेपी भी जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का जो रूट इमेज है ईमानदार का, उसको कहीं ना कहीं डेंट करने का प्रयास कर रही है। यदि मनीष सिसोदिया और उसकी सरकार ने यदि शराब नीति में कुछ न कुछ धांधली की है तो आप सबूत इकट्ठा कीजिए और जेल भेजिए। ये इतना लंबा प्रोसेस, उस पर सवाल उठता है। ठीक है, वेदभूषण जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक बहुत छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद यही सवाल होगा। अमूमन अगर किसी पर आरोप लगते हैं, जो आम धारणा होती है कि अगर मुझे ही कुछ गलत करना है तो मैं क्या वो प्रूफ्स ऐसे सजा के रखूंगी उन जगहों पर जहां पर संभावना होती है कि यहां पर तो इन्वेस्टिगेशन होगी। ये आम धारणा की बात मैं कह रही हूं। तो फिर यहां पर जो जांच हो रही है उसमें अगर हम खुद को ही क्लीन चिट देते हैं, क्या सीबीआई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि उसे क्या मिला, क्या है उसके पास ऐसे अधिकार? वेदभूषण जी से समझेंगे, बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं दिल्ली के जो शराब मंत्री भी हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री भी है लेकिन शराब महकमा भी उन्हीं के पास रहा। आबकारी नीति उन्होंने बनाई। आरोप है कि उसमें कुछ नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। सीबीआई ने बुलाया है, सवाल जवाब चल रहे हैं। वेदभूषण जी, हमने देखा हर मंच पे, हर ट्वीट में ये बात कही जाती है कि भाई घर से लेकर ऑफिस से लेकर गांव से लेकर हर जगह कुछ नहीं मिला, हर जगह। लेकिन एक सवाल जो आम धारणा होती है कि यदि कोई कुछ कर रहा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं ये बात स्पष्ट कर देती हूं, लेकिन वो जो है वो क्या प्रूफ रखता है, या ये एक बात हुई। दूसरी तरफ एक सवाल है कि क्या सीबीआई आके बताएगी कि भाई हमें ये मिला, खुद जो क्लीन चिट दी जा रही है उसके जवाब में?
जीनत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस देश के अंदर 296 एमएलए और 67 एमपीज के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं जो प्रेजेंट में है। आज की डेट में मैं बात कर रहा हूं, टोटल 363 एमएलए एमपी हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनका रिकॉर्ड टेंटेड है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उनके साथ 3 एक्यूज बनाए गए थे, चंद्रास्वामी, बूटा सिंह। उसमें लक्खू पाठक एक बड़ा मशहूर केस था, उसमें प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगे थे करप्शन के, और उन्होंने उसका ट्रायल पेश किया था, तीसरी कोर्ट में अपीयर हुए थे, और मैं मौजूद था जहां पर वो पेश हुए थे तीसरी कोर्ट में जी। लालू यादव के घर से कोई रिकवरी नहीं हुई, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के चारा घोटाले के एलिगेशन लगे, 17 साल तक उसका ट्रायल चला, बाद में कन्विक्ट हुए। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास से कोई रत्ती भर पैसे की रिकवरी नहीं हुई टीचर घोटाले के अंदर, पर वो 10 साल की सजा, उनका ट्रायल भी दिल्ली में कराया गया क्योंकि वो बड़े प्रभावशाली आदमी थे हरियाणा के। आपको याद होगा बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के लीडर थे, तहलका कांड में उनके खिलाफ कितने सीरियस एलिगेशन करप्शन के लगे थे, बहुत लंबी लिस्ट है। जयललिता सीएम लालू यादव है, लालू यादव है सर, लालू यादव का मैं नाम लेता हूं, 17 साल तक नवाब मलिक का जिक्र हो रहा है, अभी भी सवाल जवाब चल रहे हैं। वो तो ताजा उदाहरण है। मैं आपको कनिमोझी और पी चिदम्बरम जो अभी जेल 106 दिन जेल में रहकर आए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब बड़े बड़े नाम थे जिनके खिलाफ एलिगेशन लगे और रिकवरी नहीं थी। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा एलिगेशन ये होता है कि जी उनके घर से कुछ नहीं मिला, फार्म हाउस से कुछ नहीं मिला, वो झुंझुना बता रहे, झुंझुने की पता नहीं कोई इन्होंने कोई शीट देखी हो, रिकवरी शीट देखी हो तो मुझे आम आदमी के प्रवक्ता बैठे, मुझे भी शेयर कर दें, सीबीआई शायद उनको जानकारी देती है कि उनके जो बैंक के लॉकर से झुंझुना मिला था, कितना बड़ा झुंझुना था, सोने का था, चांदी का था, क्या था। देखिए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर ये मुकदमे चलते हैं, रिकवरी होना जरूरी नहीं है। मनीष सिसोदिया घर से एक भी पैसा ना मिले और यदि सपोर्टिंग एविडेंस, तो मैं आज जिम्मेदारी से बोला मनीष सिसोदिया कन्विक्ट हो जाएंगे इस केस के अंदर। इतने अकाट्य सबूत हैं, एक आम आदमी भी से भी यदि आप जीनत बात करेंगे सड़क पर चलते आदमी से, वो कहेगा 200 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर फायदा क्यों पहुंचाएगा। यही तो एविडेंस है, ये सपोर्टिंग एविडेंस है कि आपने ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को क्यों इस तरह के ठेके अवार्ड किए। क्या आप बिल्कुल बच्चे थे? और इसमें सीएम केजरीवाल की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी टेंटेड हैं इस मामले में, उनकी जिम्मेदारी से अपने आप को साफ नहीं कर सकते। ठीक है उन्होंने साइन नहीं किए होंगे पर वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं पाएंगे, आज नहीं तो कल उनको जवाब देना होगा। अभी तो उनके एक मिनिस्टर हैं गहलोत, जिनके खिलाफ अभी एक और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी हो रही है ट्रांसपोर्ट में जो घोटाला हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी घर में डकैती पड़ती है, एक आदमी नीचे चौकीदारा कर रहा है, उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है, उसका रोल केवल यह है कि डकैती में जब कोई पुलिस वाला आए या कोई पब्लिक वाला आए तो केवल बताना है, मोबाइल से बताना, इशारा करके बताना है, वो भी डकैती का मुलजिम बनता है। तो ये कह देना कि रिकवरी नहीं हुई और बिल्कुल गंगा जी के धुले हुए शहीद भगत सिंह के बिल्कुल साक्षात छोटे भाई है, ये बड़ी हंसी का पात्र अपने आप को बना रहे हैं, लोग हंस रहे हैं इनकी बातों के ऊपर। जिस तरह से ये प्रशासन के साथ एक दिल्ली पुलिस को एक प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अरे आप शर्म आनी चाहिए, आपके खिलाफ सीरियस एलिगेशन है, आप जुलूस निकालकर जिस तरह से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यदि चोरों के साथ इस तरह की बारात चलेगी तो एक आम आदमी में क्या मैसेज जाएगा। ये मैं इस शब्द का खंडन करती हूं, चोर नहीं सर, आरोप सर प्लीज नहीं, चीटर कह लो ना, नहीं सर, गलत शब्द यहाँ से नहीं सर, नहीं 420 की मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ सर, आप भी जिम्मेदार पद पर है और हमें अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। नहीं मैं इस शब्द का खंडन करती हूँ, ये शब्द नहीं, उसमें हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ, उसका 420 चीटर होता है, फ्रॉड सर, ठीक है नहीं प्लीज सर, आरोप सर नहीं प्लीज नहीं प्लीज, बाकी मेहमानों को दिखाइए। आरोप अलग चीज होती है सर, इस तरह के शब्द यहाँ इस मंच से नहीं जाएंगे। नहीं ठीक है, हो गया अभी हो गया सर आ गई आपकी बात, वेदभूषण जी आ गई आपकी बात, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं इस मंच से हम किसी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आरोप मतलब आरोप होते हैं। ऋषि जी क्या कह रहे हैं, आप बोलिए जल्दी से। आपत्ति होती रहे, आपकी आपत्ति से नहीं देश चलता। नहीं सर, आप ये क्या तरीका, आप कैसी बात कर रहे हैं वेदभूषण जी? वेदभूषण जी आप कैसी बात कर रहे हैं? वेदभूषण जी, अरे वेदभूषण जी प्लीज, डिबेट का जो डेकोरम है, वेदभूषण जी प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिएगा। नहीं सर, ऐसे नहीं होता, गलत पे आपत्ति करनी पड़ेगी, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, और गलत पर आपत्ति होनी चाहिए। आपके लिए भी कोई बोलेगा, मैं उसका भी विरोध करूंगी, आप स्वीकार करें ना करें, यह आपका अपना विवेक है, साधारण सी बात है। ऋषि जी जल्दी से बोल दीजिए, मैं फिर विकास जी के पास जाती हूँ।
जिन्हें जी एसीपी साहब जो हैं सम्मानित अधिकारी हैं और उनको तो फैक्चुअल चीज बताना चाहिए, लॉ में क्या है वो बताना चाहिए, कौन चोर है कौन चोर नहीं है ये कोर्ट में साबित होगा। ये कोर्ट को निर्णय लीजिए। आप भाजपा प्रवक्ता मत बन जाइए, भाजपा प्रवक्ता की तरह आप जब बात करते हैं अच्छा नहीं लगता। नागरिक हूँ, दिल्ली का नागरिक हूँ, नहीं आप सम्मानित अधिकारी नहीं मेरा पूछने का हक है। सर वक्त खराब हो जाएगा, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। 200 करोड़ रुपए कहाँ गए? मेरा हक है सर दिल्ली आप किसी का सर डिटेल हो चुका नहीं प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिएगा। नहीं ठीक है सर, दिल्ली का नागरिक भी सभी शब्दों का इस्तेमाल करेगा, अब हम ऐसी बात नहीं करेंगे। उसमें मेरा सवाल है, मैं हक रखता हूँ पूछने का। ठीक है सर, आप जरूर इस प्रोग्राम के बाद आप जरूर पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप ज्वाइन करिए, प्लीज ऋषि जी अपने आप की फिक्र कीजिए। आप पहले अपने आप की फिक्र करो। मैं तो बहुत ठीक ठाक पोजीशन में हूँ, आप आपसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में हूँ। सर हम अच्छी पोजीशन में ना भी हो तो भी हम गलत थोड़ी बोलेंगे किसी के लिए। प्लीज 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 म्यूट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, वक्त नहीं है सर प्लीज। विकास जी ये आईबी कब से आप लोगों को रिपोर्ट करने लग गई और इंद्रदेव मेहरबान है, सिंहासन हिला हुआ है 27 सालों बाद। और आज तो अरविंद केजरीवाल जी एक और बात कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए और बहुत भ्रष्टाचार हुआ, पेट में हाथ डालकर सारा पैसा बाहर निकालेंगे। इस तरह अब वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो सारी चीजें जानते हैं, गाली गलौज गुंडागर्दी भ्रष्टाचार से कोई पाला नहीं है। फिर थोड़ी सी शब्दावली पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते सर। क्यों ऐसी बातें करनी सर, क्यों? जीना जी, अभी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं। सबसे बड़ा सवाल आज किस तरह क्यों मनीष जी ने इस तरह सा उनके साथ इतने लोग गए, इस तरह से गए। तो देखिए जीना जी, मनीष जी ने किसी को बुलाया नहीं था, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। सुबह 7 बजे खुद लोग अपनी मर्जी से गए। वो इसलिए गए कि उनको सबको पता है कि मनीष जी ईमानदार है, वो कट्टर ईमानदार है। और ये क्यों हो रहा है इसके आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट अपने आप में सफिशिएंट होता है, मैसेज तो चला जाता है ना सर सोशल मीडिया के जरिए। कई बार तो कुछ गागर में सागर ऐसे ही भर देते हैं सर, थोड़ा सा कह दिया बहुत बड़ा मैसेज चला गया। ऐसे भी तो होता है सर। हाँ बिल्कुल होता है। 1 मिनट मुझे बोलने प्लीज, आप बोलिए। चंद्रजन जी हिमाचल के प्रभारी बने, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 4 महीने से वो जेल में है। आज तक ईडी एक सबूत के खिलाफ पेश नहीं कर पाई, कोर्ट से कई बार रिकॉर्ड सुन चुकी। लास्ट में क्या क्या बोले, जज चेंज कर दो। आपने कभी भारतीय इतिहास में से सुना है कि ईडी कहे कि जज चेंज कर दो? कभी नहीं होगा ऐसा। आज क्यों गुजरात मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जा रहा है? पिछले हफ्ते एक हफ्ता परिवर्तन यात्रा में निकाली कि गुजरात में अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। उनको पता है कि गुजरात का उनका सियासत डोल रहा है, इसलिए मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने की चाल चली जा रही कि वो वहां पे प्रचार ना कर पाए। लेकिन जिन जी, मैं आज आपको एक बात बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है, इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी टीवी पर पैसे देते पकड़े गए। क्या किया इन्होंने? हेमंत बिस्वा का इन्होंने क्या किया? मुकुल राय का इन्होंने क्या किया? अजीत पवार का क्या किया? 2014 से 2022 तक इन्होंने किस पे रेड डाल दी? ये वो पार्टी है जो आरएसएस से आजादी के 55 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लहराया। ये वो पार्टी है जीनत जी। ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये भारतवाद की बात करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि किस तरह भगत सिंह से हम आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने, ब्रिटिश साम्राज्य में क्या होता था जीनत जी? यही तो होता था ना कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाता था, जो देश की आजादी के खिलाफ देश की आजादी के लिए आवाज उठाता था, जो देश के लोगों के लिए आवाज उठाता था, उसको झूठे मुकदमों में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज भी वही होगा। भारतीय जनता पार्टी सारी संवैधानिक एजेंसियों का, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करके सिर्फ आम आदमी पार्टी को दबाने में लगी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आज पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा की बात करती है, जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो बात करती है कि गरीबों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, जो बात करती है बुजुर्गों को कैसे तीर्थ यात्रा कराएं, जो बात करती है महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं। सर अब अभी सियासी हो रहा है, मेरे सवालों के जवाब अभी भी इसमें नहीं आए। ठीक है, आप राजनीतिक दल से हैं, आप ये बातें कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग बार बार शिक्षा की बातें करते हैं, अब आपने भी शिक्षा हासिल की होगी सर, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद तो नहीं की, मैंने भी नहीं की, जितने भी लोग पैनल में हैं या दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं वो सभी अशिक्षित हैं। ऐसा नहीं है, और हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, कोई भी सरकार आए।
ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से सरकारी स्कूलों का स्तर गिरता चला गया और वो इसलिए गिरता चला गया जितनी सरकारें बनी उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया और सरकारी स्कूल किसी भी तरह वो नीचे गिरते चले गए। आप फिर मेरे टाइम की बात करें तो सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा था। कौन से प्राइवेट स्कूल में ताला लग गया आप मुझे बताइए, चलिए बताइए दिल्ली के कौन से प्राइवेट स्कूल में ताला लगा है सर, मुझे बता दीजिए। एक स्कूल का नाम ले लीजिए कि हमने इतनी अच्छी शिक्षा दी कि वहां पर ताला लगवा दिया। जी प्राइवेट स्कूल में ताला नहीं लगा, लेकिन सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट स्कूलों जैसा हो गया। और आप देखिए अभी 3 दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई, इसके चेयरमैन खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी रिपोर्ट में जो पूरे देश में जो सरकारी स्कूल है उसमें से 10 में से 5 दिल्ली के सरकारी स्कूल थे। आप सोचिए। दूसरी तरफ जो हंगर रिपोर्ट आई उसमें भारत 107वें स्थान पे, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे है। तो कैसी सरकार है? वो कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है सर, उस पर जाएंगे। वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हम उस पर राजनीति करें बैठ कर, ये अच्छी बात नहीं होगी सर। हो क्या रहा है कि एक सेकंड ऋषि जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लालच में, सिर्फ इस लालच में आज सारी एजेंसी का दुरुपयोग करके, ठीक है वही बात आ रही है। शुभेंदु जी, ठीक है सर। शुभेंदु जी, इस बात ये जो आरोप लगते हैं कि आप सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसी को ढाल बना के विपक्ष के खिलाफ जो बार बार कही जाती है बात, उसी को ढाल बनाकर बीजेपी की ही पिच पे दरअसल आम आदमी पार्टी घेर रही है और ये एकदम आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए है। और उसका सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो ये कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रह गया। अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो वो बजाय कि उसका वेलकम करके जाके जांच में सहयोग करे, वो यही दिखा रहा है कि भाई दुरुपयोग हो रहा है और देखिए ये ऐसा ही करते हैं। आपने सुना ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तो ऐसा ही होता था, कंपैरिजन किया उन्होंने। विकास जी ने अभी जिक्र किया, जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। देखिए मैं ये सब जो अभी बात कह रहे थे और आपने जो पूछी उसमें मेरे को हमारे एक उत्तर प्रदेश में 4-5 कहावतें हैं, बिल्कुल मैच कर रही हैं। मैं इनको उससे जोड़ नहीं रहा हूं, पर कहावतों में जो कहा गया है वो बता रहा हूं। चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी और सीना चोरी, चोर चोर मौसेरे भाई, और ये चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सब चीजें बड़ी चरितार्थ हो रही हैं। आज हमको देख के लगता है कि जितने हमारे पूर्वज लोग थे जो उन्होंने ये सब चोर के ऊपर बनाए थे, मैं इनको चोर नहीं कह रहा, पर इल्जाम तो लगा है ना, आरोपी तो हैं चोरी के, देश की राजधानी के चोरी के लिए। और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने आज चिल्ला के कहा मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सब स्कूल बनवाए। अरे जीनत जी कितना झूठ बोलेंगे, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, लॉगन करा दी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया हो, समझ में आता। कैसे बोल सकता है एक ऐसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर हो, दूसरे स्टेट में जाके कहता है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सभी स्कूल बना दिए। अरे भाई एक स्कूल 8 साल में नहीं बना पाए तो अब आप यहां इतना झूठ बोलोगे? मेरे को लगता है जीनत जी ये एक लिमिट हो गई है और ये राजनीति की। हमने कुछ दिन पहले आपके चैनल पर ही बात किया, क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने बताया था कि कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विधानसभा में बोलते हैं कि हमको देखकर बीजेपी वालों की पैंट गीली हो जाती है। ये पढ़े लिखे लोगों का, जिस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आते हैं उसी इंस्टीट्यूट से मैं भी पढ़ के आया हूं। जो उन्होंने पढ़ा है हमने भी पढ़ा है, पर हमको ये नहीं सिखाया गया कि ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शर्म आती है कि मैं उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के मुंह से ऐसी लैंग्वेज निकलती है, इतना झूठ निकलता है। पढ़े लिखे क्यों सर, जो लोग किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाए हैं वो भी ऐसे शब्द जो है वो नहीं इस्तेमाल करते। एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई है। सीबीआई ने करीब 9 घंटे सवाल जवाब किए हैं मनीष सिसोदिया से और सीबीआई दफ्तर से निकल चुके हैं। अब ये हम अपने सहयोगी से जुड़ के जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि जेल जा रहे हैं, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, तो गिरफ्तारी जैसी तो कोई बात है नहीं। अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 9 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब हुए हैं। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। तरुण अपडेट्स दीजिएगा। मनीष सिसोदिया के घर पर आपको मैं इतनी देर से होल्ड पे गया हूं, एंकर रामायण पढ़ रही है। बात करने की कोशिश करेंगे हम तरुण से। तरुण, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो जरा बताइएगा क्या तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, यूं तो कार्यकर्ता सुबह से ही थे, क्या अपडेट्स हैं?
हम बात करने की कोशिश करेंगे तरुण से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीआई दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। जो आरोप लगे हैं उन पर और आरोपी नंबर सीबीआई ने उन्हें 1 बनाया है। आज उनसे सवाल जवाब हुई। तो पहले भी आपको याद होगा 19 अगस्त वो तारीख थी, जन्माष्टमी का दिन था। 14 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब होते हैं। उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। आज फिर उनसे सवाल जवाब हुए और तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा कुछ सवालों का जिक्र हुआ था। विजय नायर का जिक्र होता है कि उनका पॉलिसी बनाने में और उसको लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में किस तरह का रोल है, इस तरह से सवाल जवाब हुए। उसके बाद अभिषेक का जिक्र होता है, या जो ट्रांजैक्शन होती है समीर महेंद्रू के जरिए, उसका भी सवाल जवाब उनसे हुआ। और शुरू में कहा गया, सोर्सेज ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा सीबीआई संतुष्ट उनके जवाब से नजर नहीं आई। हम बात करने की कोशिश करेंगे तरुण से। मनीष सिसोदिया अगर बाहर आए हैं तो उन्होंने फिर क्या बोला है, उन्होंने क्या कहा है, किस तरह के सवाल जवाब हुए हैं उनसे, वो खुद क्या बता रहे हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम तरुण से जुड़ने की। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप अपनी बात जल्दी से पूरी लीजिएगा, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक सेकेंड, ओनिका जी जल्दी से, क्योंकि मेरे पास 4 ही मिनट रह गए हैं। ओनिका जी। कोई बात नहीं मैम, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर आपका ये नीति इतनी अच्छी थी और दिल्ली के लिए बेनिफिशियल थी तो आम आदमी पार्टी को डंके की चोट से उसके साथ खड़े रहना चाहिए था और कहना चाहिए था हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे और हमारी जांच भी कराइए। क्योंकि वापस ले ली है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन उठ रहे हैं। ठीक है। और कभी एजुकेशन की बात हो तो उसमें जरूर डिबेट करेंगे, वहां भी इनकी पोल खुलती नजर आ रही है। ठीक है, विकास जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से शॉर्ट में सर, क्योंकि 2 मेहमान मेरे बचे हुए हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है। म्यूट है क्या? हाँ, जो जनजीय दबाव है जो आज सारे क्रांतिकारी सड़क पर आए तो इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन मैं आज आगे भी कह रहा हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करे, फांसी पे चढ़ा दे, आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हम लड़ेंगे बीजेपी से और जीतेंगे, गुजरात भी जीतेंगे और 2024 में भी जीतेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद हर गरीब को शिक्षा देना, हर गरीब को स्वास्थ्य देना, हर महिला को आगे बढ़ाना। हमारी राजनीति ये राजनीति है, हम धर्म की, सांप्रदायिकता की, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति है एक आम आदमी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, हर बच्चे का जो अधिकार। ठीक है, तो आपने एक बात कही कि दबाव की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई है मनीष सिसोदिया जी की, आप ये कह रहे हैं। आपने शुरू में, आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी, आप लोगों के अपने ग्रुप्स भी होते हैं, क्या सर्कुलेट हुआ है, जल्दी से बता दीजिए सर। जी दबाव उन क्रांतिकारियों का है, मेरा नहीं है। जो इतने लोग निकले केसरिया पगड़ी पहन के, जो खुद मनीष जी के साथ तैयार थे कि फांसी पे चढ़ा दो, चढ़ाना है तो फांसी पे चढ़ने को तैयार है। लेकिन हम देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना सिर्फ हमारी मांग नहीं, हमारी जिद है। यहाँ पर वही तो आरोप है, भ्रष्टाचार का ही तो जिक्र है, करीबियों को फायदा पहुंचाने का, जो लोग ब्लैकलिस्टेड हैं उनको जो है ठेका दे देने का, है ना? जी मैं वही कह रहा हूँ, ये आरोप लगाते रहे, कुछ नहीं, सब झूठ है। मैं ठीक है विकास जी, मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ। विकास जी, मैं आपकी सारी बातें मान लूं, फिर मैं एक सवाल फिर पूछ लूंगी, वो यही, सब इतना सही था, पॉलिसी वापस क्यों ले ली? ऋषि जी, ये सवाल क्यों पीछा छोड़े आम आदमी पार्टी का, आप मुझे बताइए सर। नहीं, बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए। कैसे पीछा छोड़ सकता है सर, कैसे पीछा छोड़ सकता है? पूरा देश कोविड में परेशान था, सरकार शराब नीति बना रही थी, किस चीज की जरूरत थी सर, बताइए आप। नहीं, बिल्कुल कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा। लेकिन यदि पॉलिटिकली यदि आप मुझसे पूछेंगे तो जो बीजेपी काउंटर कर रही है, बीजेपी चार्ज कर रही है, उसका पॉलिटिकली नुकसान है, बीजेपी सोच रही है कि आम आदमी पार्टी को होगा, तो मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी बेहतर ढंग से डिफेंड अपने आप को कर रही है और इसका फायदा यदि बहुत शॉर्ट पीरियड में मनीष सिसोदिया पे चार्ज फ्रेम नहीं कर पाती है बीजेपी, तो बीजेपी को इसका नुकसान आगामी गुजरात चुनाव में उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये लंबा प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी को अपने आप को यह जनता में दिखाने को मिलेगा कि देखिए इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनको परेशान करने, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन मेरा आम आदमी पार्टी से भी सवाल है कि आपके 62 एमएलए हैं, मैं सही हूं तो 62 एमएलए में से कितने एमएलए जो है के पुत्रियां जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? दूसरा सवाल है कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को आईबी कैसे रिपोर्ट करता है, ये समझ में नहीं आता। ठीक है विकास जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वेदभूषण जी से जवाब लेती हूँ।
ये दो बातें एक ही करें, आईजी कैसे रिपोर्ट करता है। रुके, रिएक्शंस आ रहे हैं कुछ, वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ वो घर पहुंचे हैं तो तस्वीरें आ रही है। बोलिए आप विकास जी। हाँ, ईमानदार लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते हैं, जो अच्छे और ईमानदार लोग होते हैं। दूसरी बात जो बार बार आप उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं फिर। नहीं लेकिन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता है। बोलने दी, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए प्लीज, बोल लीजिए, बोल लीजिए। कुछ बोले, समझ के बोले ना। नहीं ठीक है सर, बोलने दीजिए ना प्लीज, प्लीज बोलिए। ईमानदार अधिकारी मेरी तो बता सकता है। अब दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, जो बार बार आप ऐसी बातें करोगे चैनल के ऊपर, शर्म आती है आपके ऊपर ऐसी बातें बोलने से। सर प्लीज बोलने दीजिए उन्हें, प्लीज बोलिए विकास जी। जीना जी, एक बात की जाती है, पॉलिसी बात खड़ा कर दिया उन्होंने, कई बार ये जवाब दे चुका, जो 850 2200 खुलनी थी, लेकिन अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव डाला गया, जहाँ 2200 खुलनी थी उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया, एनसीडी ने उनको सील कर दिया, डीडी ने उनको सील कर दिया। पूरी पॉलिसी को फेल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस वजह से सब हुआ। इस वजह से सब नहीं, क्योंकि अब ये सर बड़ा दिलचस्प है आप लोगों का आपस में एक दूसरे पर सवाल जवाब करना, लेकिन फिर भी सवाल उठ जाएगा सर, पॉलिसी इतनी अच्छी थी, आपके पास इतने इनपुट्स थे, पॉलिसी वापस मत लेते सर, डट के मुकाबला करते। क्योंकि आप लोगों का दावा है कि रेवेन्यू बहुत अच्छा होना था, ड्राई डेज कम कर दिए, कोई स्कूल गली मोहल्ला जहां दिल करे दुकान खोल लीजिए, खोल लीजिए, रेवेन्यू आना चाहिए। आरोप लगे ना सर ये वाले भी। सिर्फ 30 सेकंड का जवाब दीजिएगा। आज कौन सी ऐसा स्लम एरिया, कौन सी ऐसी कच्ची कॉलोनी है जहाँ पे शराब, देसी शराब या दूसरे राज्यों से शराब नहीं बिकती, दोबारा वो शुरू होगी। इसी को रोकने के लिए पॉलिसी लाई गई थी। और दूसरा मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यही सेम पॉलिसी पंजाब में है, वहां पे 30% फालतू। सर पंजाब में आप प्रॉमिस करते हैं नशा खत्म करेंगे, सर क्या बात कर रहे हैं आप लोग, नशा खत्म करेंगे। पंजाब में आपके प्रॉमिसेस ही बहुत अलग हो जाते हैं। ठीक है सर, वेदभूषण जी 10 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं आप। सर मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, 9 घंटे सवाल जवाब हुए हैं, आगे आप क्या देख रहे हैं सर? क्लीन चिट तो इसे माना जा नहीं सकता। हाँ जीनत, अभी इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया था 8 दिसंबर तक जेल में रहेंगे क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने हैं। ये तो इनकी प्रेडिक्शन थी, मुझे नहीं पता इनकी किस तरह से प्रेफरेंस है आईपी के अंदर, कैसे इन्होंने साठगांठ कर रखी है। सवाल इनसे जरूर बनता है कि बताएं कौन वो अधिकारी जिससे उनको जेल भेजा जा सके। इस देश में इंदिरा गांधी भी जेल गई थी, इंदिरा गांधी जेल गई थी, परसिम्मा राव जब उनके खिलाफ भी तीसरी कोर्ट में लक्कू भाई केस के अंदर हुए थे। मनीष सिसोदिया की तो विसात ही क्या है, अब यदि छोड़ दिया गया है तो उस पर सवाल पैदा कर रहे हैं कि छोड़ कैसे दिया। वो कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों का असर दबाव काम कर गया। सर मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, शायद इसी वजह से दिल्ली में इतना ज्यादा तनाव है। आप यही समझिए, अभी आपको खूब चर्चा सुनने को मिलेगी इस विषय पर। फिलहाल मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
प्रस्तुतकर्ता बीकेटी टायर्स, देश की धरती से जुड़ा। कथित शराब घोटाले में करीब 9 घंटे सीबीआई ने की मनीष सिसोदिया से पूछताछ। सीबीआई दफ्तर से निकल घर पहुंचे सिसोदिया। सीबीआई दफ्तर के बाहर पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में झड़प, कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन पर बीजेपी का वार। संबित पात्रा बोले सत्येंद्र जैन की तरह ड्रामा कर रहे हैं सिसोदिया। केजरीवाल सिसोदिया ने किया करोड़ों का घोटाला। मुख्य सचिव से मिली जांच रिपोर्ट के बाद दिल्ली के एलजी का डीडीसी वाइस चेयरमैन जास्मिन शाह को नोटिस। शर्तों का उल्लंघन करने पर पूछा कारण। डीडीसी वाइस चेयरमैन और पार्टी प्रवक्ता पद पर एक साथ रहने पर हुई थी जांच। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया किसान सम्मान सम्मेलन का शुभारंभ। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त की जारी। पीएम बोले 2014 के बाद किसानों को मिला हक। 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुआ 90% मतदान। थरूर खड़गे के लिए सोनिया, प्रियंका और राहुल समेत करीब 9000 कांग्रेसियों ने किया मतदान। 19 अक्टूबर को नतीजे। T20 वर्ल्ड कप में धाकड़ आगाज। प्रैक्टिस मैच में कंगारुओं को पटखनी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को प्रैक्टिस मैच में 6 रन से हराया। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। SCI IVF हॉस्पिटल डिलीवर्ड 6500 ART babies in 55 countries। मिलावट रहित रोजलाना कच्ची घानी ग्रेड 1 शुद्ध सरसों तेल के स्वाद की आदत डाल लीजिए और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी डेली एनसीआर हरियाणा पर। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच गए हैं। करीब 9 घंटे तक सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से आबकारी नीति को लेकर पूछताछ की है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार 9 घंटे की पूछताछ सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया से की गई है, लेकिन अब अपडेट ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच चुके हैं आज की पूछताछ के बाद। तो बड़ी अपडेट, लगातार 9 घंटे तक पूछताछ और इसके अलावा काफी शोर शराबा, हंगामा भी देखने को मिला है। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब देखने को मिला है। इस पूरी पूछताछ के दौरान तमाम पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को घेरा है मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ के मसले पर। हालांकि मनीष सिसोदिया अब 9 घंटे की पूछताछ के बाद घर जरूर लौट गए हैं, लेकिन पूछताछ का पूरा फलसफा क्या, आज जिस तरीके का माहौल दिखा है उसको किस तरीके से सियासी तौर पर आगे आने वाले दिशा के तौर पर देखें। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। तरुण, पूरे घटनाक्रम के साथ अभी अगर मनीष सिसोदिया घर पहुंच गए तो क्या इस मामले में उन्हें राहत मिल रही है, या ये पूछताछ का सिलसिला और जो आज घटनाक्रम दिन भर देखने को मिला है इसको आगे कहां देखें? देखिए, इंपॉर्टेंट इनपुट है कि मनीष सिसोदिया थोड़ी देर के अंदर प्रेस को ब्रीफ करने वाले हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपनी गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं किया था। संभवतः घर आने के बाद पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ बातचीत करने के बाद क्या बयान देना है, उस पर बातचीत होने के बाद ही मीडिया के समक्ष आने की रणनीति आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम दिल्ली के उन्होंने बनाई है। और कुछ ही देर के अंदर उनकी मीडिया ब्रीफिंग के अंदर ये सामने आएगा कि 9 घंटे की जो पूछताछ हुई है, पहले ही 14 घंटे की पूछताछ जन्माष्टमी के दिन हुई थी और उसके बाद बैंक लॉकर्स खंगाले गए थे। और तीसरी मर्तबा है जब मनीष सिसोदिया सीबीआई की टीम के आमने सामने हुए हैं। जो सोर्सेज सीबीआई के क्लेम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि विजय नायर, महेंद्रू, इसके अलावा अरोड़ा, इनकी क्या कुछ भूमिका रही है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उसकी ड्राफ्टिंग के अंदर, उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, और साथ ही साथ क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है जिसका जिक्र सोर्सेज के ऊपर किया गया है, क्या उसको एस्टेब्लिश किया है मनीष सिसोदिया ने। चूंकि सीबीआई की पॉइंटेड क्वेश्चन थे कि इस ट्रांजैक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये व्यक्ति जो ड्राफ्ट बनाया जाना था इस न्यू एक्साइज पॉलिसी का, उनकी मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे, किस कारण से वो मौजूद थे, और क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कोई अगर न्यू लॉ लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, तो उसके अंदर आप प्राइवेट लोगों की भी भागीदारी करा पाएंगे। क्योंकि विजय नायर कोई गवर्नमेंट के व्यक्ति नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। लिहाजा सीबीआई ये तो स्थापित कर चुकी है, ये सवाल जवाब के तौर पर था
कि हमें पता है कि विजय नायर उस मीटिंग्स के अंदर शामिल थे जहां पर इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर चर्चा की गई। उन्हें ये भी याद है कि महेंद्रू भी उस मीटिंग का हिस्सा थे, संभवतः जो सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया का क्या जवाब था उसको रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही साथ जो पहली पूछताछ हुई थी उसका भी लिखित बयान लेकर बैठी थी मनीष सिसोदिया के समक्ष, जब पूछताछ सीबीआई के अधिकारियों की आज चली है। 9 घंटे की पूछताछ हुई है, उसके अंदर ब्रीफ 30 मिनटों का ही ब्रेक हुआ है, यानी कि इन टोटलिटी 8.5 घंटे की लंबी पूछताछ आज भी मनीष सिसोदिया को देखनी पड़ी है। आप देखेंगे मीडिया के कैमरों का जमावड़ा अंदर जाना शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया कुछ ही देर के अंदर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। उनकी गिरफ्तारी की आशंका बड़े सर्वोच्च नेताओं की तरफ से जताई गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं वो ये है कि मनीष सिसोदिया को कल भी सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं जाना है। तो क्या अब कब सीबीआई उनको बुलाएगी और किस तरह से आज पूछताछ रही है, ये मनीष सिसोदिया कुछ ही देर के अंदर अपने बयान के जरिए जाहिर करेंगे। ठीक है तरुण, इंपॉर्टेंट एक ये बात है कि एक तो मनीष सिसोदिया के साथ जो आज पूछताछ हुई है, जाहिर सी बात है उसको लेकर के अपनी बात रखेंगे। आज जो दिन भर हंगामे का दौर देखने को मिला है, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है, क्या इस मसले पर भी बात सामने रखी जा सकती है? क्योंकि तमाम जो अदर पार्टीज हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को आज के हंगामे के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया पूछताछ हो रही है, क्यों नहीं जांच में शामिल हो रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर बहुत घेरा है। देखिए जो रस्साकशी है वो दोनों खेमों की तरफ से सुबह से ही चली है। खास तौर पर जब ये तस्वीरें सामने आती हैं कि वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाते हैं और वहां से अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ वो राजघाट जाते हैं। एक तरह से अपना पावर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई है कि उनको हल्के में नाम नापा जाए और यहाँ तक भी तैयारी थी कि अगर आशंकित तौर पर मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग हो जाती है तो नेताओं ने पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्रेटेजाइज किया हुआ था कि वो प्रदर्शन करेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। लिहाजा आम आदमी पार्टी हर संभव हर आशंकित माहौल से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनाकर चल रही है। और जिस तरीके से गुजरात के अंदर बयान दिया जेल के ताले टूट जाएंगे और मनीष सिसोदिया जल्दी छूट जाएंगे, और वो सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है दैट सीबीआई एक्शन अगेंस्ट मनीष सिसोदिया, और सोशल मीडिया के ऊपर ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ऐसे व्यक्ति की धरपकड़ सीबीआई की तरफ से की जा रही है जिसने दिल्ली के अंदर स्कूलों की दशा और दिशा को महत्वपूर्ण बदलाव दिया है। और इस तरह का क्लेम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि गुजरात के अंदर अगर सरकार बनती है तो वहां के लोगों के लिए भी दिल्ली जैसे स्कूल मुहैया कराए जाएंगे। यही आम आदमी पार्टी की स्ट्रांग पिच है और उसी पर लाने की उसको कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये न्यू एक्साइज पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार भी मानकर चल रही है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि उप राज्यपाल उस समय के अनिल बैजल, उनकी एक डिसीजन के कारण गवर्नमेंट एक्सचेकर को हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। लिहाजा जो जांच की जानी चाहिए, मनीष सिसोदिया ने भी खत लिखा था सीबीआई निदेशक को कि उनकी क्या भूमिका रही है, किन कारणों से विवश होकर अनिल बैजल ने वो फैसला बदला है, उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है सीबीआई। भ्रष्टाचार जहां तक बीजेपी प्रोपेगेट कर रही है कि कई मामलों के अंदर हुआ है कि रिटेल के कारोबार के अंदर आपने थोक का काम करने वाले जो बड़े L1 लाइसेंसी हैं उनको अलाउ कर दिया है, साथ ही साथ वो विज्ञापन। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा, इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं।
वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। पूछताछ के बाद अपनी बात रख रहे थे। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदित्य गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। आदित्य, बहुत स्वागत है आपका जी डेली एनसीआर पर, जी मीडिया पर। सीधा मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके गलत तरीके से उनको अरेस्ट करने की कोशिश है, मंशा है, और चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में बेहतर कर रही है, उसको डंट करने की कोशिश है, आरोप। हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल ये प्रतिक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है। तरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आप मनीष सिसोदिया की जो बातें हैं, मैं चाहूंगा कि उसको जरा आप डिस्क्राइब करें और क्या कहना चाह रहे हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, ये बताएं। देखिए, मैसेजिंग यही है कि दिल्ली गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने जिक्र किया है, जहां तक मैं सुन पाया हूं, जो कि बहुत भीड़ थी और मैं आपके साथ बातचीत में था, तो संभवतः उनका ये इशारा था कि उनको ऑफर है कि वो परेशान हो रहे हैं, जबकि वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उनका जवाब था कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं। मुझे तो इसी बात से सुकून मिलता है कि दिल्ली का जो वल्नरेबल सेक्शन है, गरीब तबका है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ के अपना नाम रोशन कर रहा है, भविष्य अपना उज्जवल कर रहा है। और हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। और तरुण, अगर वहां कोई गतिविधि है तो आप उसको कवर कीजिएगा। हाँ, हम तब तक मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया एक बार फिर से सुनाते हैं दर्शकों को। सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहां है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहां पे। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान, 9 घंटे जो मैं रहा वहां पे, वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है, वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने। और इस वक्त हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शहजाद आपका। सीधा ये कह रहे हैं कि दरअसल हमारे काम आपको जो है वो जनता को पसंद आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, और आप सरकार को अस्थिर करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया। अरे भाई, इन्होंने कहा था इनके पास तो 800 करोड़ का सबूत है, ऑडियो टेप है ऑपरेशन लोटस का। तो भाई, अगर ऑपरेशन लोटस का इतना बड़ा सबूत है जो अभी उन्होंने जिक्र किया, अस्थिर कर रहे हैं इनकी सरकार को, तो कौन सी मुहूर्त के लिए रुके हुए हैं? उनको तो तुरंत प्रभाव से उसको रिलीज कर देना चाहिए और पूरा पर्दाफाश कर देना चाहिए। आज सीबीआई की जांच हो रही है शराब घोटाले में, उसके सवाल का जवाब देने के बदले, उस पर सीधा बताने के बदले कि कितना पैसा खाया और कैसे शराब माफिया को मुनाफा कमाया, उसके बदले कभी अपनी तुलना भगत सिंह जी से करते हैं, कभी अपनी तुलना कान्हा से करते हैं, कभी गांधी जी बताते हैं अपने आप को और फिर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन लोटस चल रहा है। तो भाई, सबूत कहाँ है इस ऑपरेशन लोटस के? अभी तक सबूत क्यों नहीं पेश किया? इसको तो महीने हो गए इन बातों को। और अगर इतने ही मासूम है, इतने ही इनोसेंट है, तो कोर्ट जाकर एफआईआर क्वॉश करवा देते। सीबीआई को मौका ही नहीं देते कि उनसे पूछताछ करे। सीबीआई की जो एफआईआर है वो 2 महीने पहले रजिस्टर हुई है।
तो अभी तक जाकर क्वॉश क्यों नहीं करा देते हैं? शहजाद वो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि चूंकि ऑपरेशन लोटस जो है वो उनकी पार्टी के ऊपर नहीं चल पाया है, इसलिए अब उनको किसी न किसी तरीके से घेरा जा रहा है, और वो ये तक कह रहे हैं कि उनको आज भी पूछताछ के क्रम में भी कई ऑफर किए गए हैं, ये आरोप सीधा लगा रहे हैं वो। देखिए, उन्होंने तो आरोप अरुण जेटली जी पे लगाए थे, नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी। गडकरी जी पे लगाए थे, नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी। ये वही पार्टी है जिसने वो 800 करोड़ का आरोप लगाया है, अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाया। एलजी पर आरोप लगाया, हाईकोर्ट से फटकार पड़ी है। तो आरोप लगाने में तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाकर भागने में तो माहिर है। याद है यूपीए के जमाने में 13 मंत्रियों पर आरोप, शीला दीक्षित पर आरोप। पर आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है, यदि ऑपरेशन लोटस है और हो रहा है, उनके पास प्रमाण है, उन्होंने कहा हमारे पास ऑडियो है, तो आज तो उनके पास अच्छा मौका है कि पहले तो ऑडियो टेप करते हैं। और सीबीआई इनको इतना परेशान कर रही है, बोल रही है कि हम आपको प्रताड़ित करेंगे, तो भाई सीबीआई की एफआईआर को क्वॉश क्यों नहीं करवा देते कोर्ट से? कोर्ट से क्वॉश करवा कर सीबीआई और बीजेपी के ऊपर इतना बड़ा तमाचा मारने का उनके पास मौका है। तो किस बात के लिए, कौन से मुहूर्त के लिए, कौन से शुभ मुहूर्त के लिए वो रुके हुए हैं? अभी तो ये भगत सिंह और महात्मा गांधी के अपने आप को वंशज बता रहे हैं, तो सीधा जाकर उनको ये कर देना चाहिए। दरअसल ये भगत सिंह के नहीं, ये अब्दुल लतीफ के वंशज है। अब्दुल लतीफ वो शराब का ठेकेदार था जो गुजरात में शराब अवैध रूप से कांग्रेस के जमाने में बेचता था। तो ये उस प्रकार की उनके वंशज है। और 1 पे 1 फ्री की इनकी मॉडल पर आज सवाल पूछे जा रहे हैं शराब घोटाले पर, तो उसका जवाब नहीं है। तो ये विक्टिमहुड कार्ड, कभी दूसरे मुद्दों पर भटकाना, ये सारी चीजें शहजाद, एक आम आदमी पार्टी जो इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही चीज वो ये है कि दरअसल गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया, लेकिन पूछताछ में कुछ नहीं मिला आज भी सीबीआई को, तो गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया है? सबूत नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला सीबीआई को। ये पहली ऐसी नाटक कंपनी है जो अपने आप को पहले क्लीन चिट भी दे देती है, बोल देती है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, हम कट्टर ईमानदार है, पर कोर्ट तो ये नहीं मानती। सत्येंद्र जैन के विषय में एग्जाम मिला, सत्येंद्र जैन साफ है, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट मिल गई है, 4 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में। फिर बोला विजय नायर के खिलाफ कुछ नहीं मिला, साफ है, पाक है, कान्हा है, भगत सिंह है, विजय नायर भी जेल में है। ताहिर हुसैन के बारे में बोला, ताहिर हुसैन पाक है, साफ है, अरे भाई बहुत मासूम है, कुछ नहीं किया इसने, ताहिर हुसैन जेल में, उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए। जितेंद्र तोमर के बारे में बोला, संदीप कुमार के बारे में बोला, गीता रावत के बारे में बोला, सारे लोग जेल में हैं। तो भाई आपकी ईमानदारी इतनी अच्छी है, कट्टर ईमानदारी है, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिखाई देती? कोर्ट तो द्वेषपूर्ण भावना से काम नहीं कर रही। जांच में शामिल होने को लेकर के भी आप लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब अगर वो जांच में शामिल हो रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम का सच सामने आएगा और ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए? ये देखिए, जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये जांच के नाम पर जब जांच में बुलाया गया तो ये जांच एजेंसी को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही। जैसे कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से हुड़दंग मचाया था सड़कों पर, आज सड़कों पर उतर आए थे जैसे कि मानो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत के आए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए। मतलब इस प्रकार से अगर आप संवैधानिक संस्थाओं का, कानूनी संस्थाओं का पालन करते हैं, उनको मानते हैं, तो उस प्रकार से आप वहां पर व्यवहार करना चाहिए। परंतु ये हुड़दंग मचाना, ये वहां पर अफरा तफरी करना, किस प्रकार से वहां पर लोगों ने दबाव डालने की कोशिश की। और अगर इनको ईमानदारी से जांच करवानी है तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा लेते? आज 4 महीने हो गए, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया, मंत्री है वो जेल में है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जांच में आप साबित तो कर दीजिए, आपको सबूत नहीं मिल रहे हैं, हंगामा ज्यादा आप लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अरे भाई, सबूत नहीं मिल रहे हैं और केस पूरा का पूरा खाली है, तो भाई एफआईआर क्वॉश करवाने क्यों नहीं जाते? 17 अगस्त की एफआईआर है, इनके पास कोई सबूत नहीं है सीबीआई के पास, तो जाकर एफआईआर क्वॉश करने की अर्जी लगाकर क्वॉश करवाकर सीबीआई को और सरकार को फटकार लगवाए। क्यों नहीं लगवाने जाते भाई? अगर कट्टर ईमानदार है, सबूत नहीं है कुछ भी उनके खिलाफ, सारे सबूत इन्हीं के साथ है, तो फिर जाकर कोर्ट में इनको अर्जी डालकर केस खत्म करवा देना चाहिए ना, क्यों नहीं करवा रहे? ठीक है, अब ये आपसे एक स्टैंड ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी अब इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखती है। क्या इस मामले में जांच, अगर सीबीआई की पूछताछ चल रही है, वो अगर आगे भी पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ने दिया जाए या इस पर और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होने चाहिए? क्योंकि आप लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि जांच सच सामने आए। देखिए, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो ठेकेदार वो लूटे अपरंपार, और जब इंक्वायरी हो तो चिल्लाते अत्याचार अत्याचार।
हम केवल इतना कह रहे हैं कि मत करो दुराचार, और जो भी शराब भ्रष्टाचार में पैसा कमाया है उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार से घोटाला किया, पैसा कमाया और हजारों करोड़ का नुकसान दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा, क्योंकि आपको चंद लोगों को, चंद ठेकेदारों को, चंद माफिया के लोगों को आपको फायदा पहुंचाना था। उसका सच बात जो है बता देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रवक्ता सामने आ रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को वो गुजरात चुनाव से जोड़कर देख रहा है। स्टेटमेंट जरूर आते हैं कि इस वजह से भी उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है। गुजरात चुनाव में तो उनको 0 सीट मिल रही है, परंतु अगर गुजरात चुनाव से ये रिलेटेड है तो इससे पहले वो कहते थे कि 5 चुनाव के राज्य आ रहे हैं, इससे हमें परेशान किया जा रहा है। 5 चुनाव में उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में जमानत जब्त हो गई, गोवा में 3 सीट छोड़ के जमानत जब्त हो गई, अब गुजरात में जमानत जब्त हो रही है, तो गुजरात से इसको जोड़ रहे हैं। अरे भाई, आपके पास अगर सबूत है आपकी बेगुनाही के तो कोर्ट में जाकर पेश कीजिए और अपने आप को क्लीन चिट दिलवा दीजिए। 4 महीने से क्लीन चिट नहीं दिलवा पा रहे सत्येंद्र जैन को। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर अपनी बात रखी है। तो बीजेपी का स्पष्ट ये कहना है कि इस मामले में दरअसल आम आदमी पार्टी अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है, जबकि जो भी आरोप लगाए गए हैं उस मामले में पूछताछ चल रही है और वो कृपया होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से हंगामा किया है, इस मसले पर भी शहजाद ने और बीजेपी की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है इस वक्त कि मनीष सिसोदिया ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुत बातें रखी हैं, लेकिन कुछ 2-3 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने रखी हैं और जाहिर सी बात इसको लेकर के एक बार फिर से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स सामने आने लगी हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया कहते हैं कि दरअसल जो ऑपरेशन लोटस उनका यहाँ फेल किया गया है, उस वजह से उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अभी भी उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, पूछताछ के दरमियान भी उनको कई तरह के ऑफर की बात उन्हें की गई है और आम आदमी पार्टी के जो अपने मॉडल हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उस मॉडल को फेल किया जाए और ऑपरेशन लोटस फेल होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इस वजह से वो बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाते नजर आए हैं। तो बड़ा मसला है, सारा केस फर्जी है, मनीष सिसोदिया ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है और उन्होंने कहा कि मुझ पर आप छोड़ने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, बीजेपी में आने का न्योता उन्हें दिया जा रहा है, ये दबाव के तौर पर है। ऑपरेशन लोटस अभी भी बीजेपी चलाना चाहती है यहाँ पर, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने इस ऑपरेशन लोटस को यहाँ सफल नहीं होने दिया है। इसके बाद सारे केस उन पर लगाए गए हैं और वो सभी फर्जी हैं। ये मनीष सिसोदिया की तरफ से पूछताछ के बाद जब वो सामने आया मीडिया के तो अपनी बातों में उन्होंने बात ये रखी है। तो बड़ी अपडेट है, मनीष सिसोदिया बेशक घर पहुंच चुके हैं और उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है, लेकिन बड़े आरोप जो उन्होंने लगाए एक बार फिर से बीजेपी की तरफ घूमते नजर आई हैं उसकी सुइयां। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को आपने सुना है, जो सीबीआई ने पूछताछ की है उस दरमियान उनका अपना एक्सपीरियंस वो अपने शब्दों में स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनकी बातें जो हैं वो इस रूप में सामने आ रही है कि बीजेपी में आओगे तो सीएम का ऑफर आपको दिया गया है, ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है बीजेपी, इसलिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जयकिशन जी जुड़ रहे हैं। जयकिशन जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। पूछताछ पूरी हुई मनीष सिसोदिया से, क्या आपको लगता है कि जांच सही दिशा में चल रही है या आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे बढ़े? जनता को बहुत कम भरोसा है। दोनों ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे और जो अब हो रहा है वो दोनों की उलट पुलट माया है। समझ में नहीं आ रहा ना कांग्रेस की ना लोगों के। लोग बहुत उब चुके हैं, लोग बहुत परेशान हो चुके दोनों के ड्रामों से। दोनों के ड्रामे चल रहे हैं, जांच चल रही है। वो महात्मा गांधी की समाधि में मत्था टेक रहा, ड्रामा कर रहा। महात्मा गांधी जी की क्या गलती है? और ये ड्रामा करके दफ्तरों में जा रहे हैं। एक जांच हो रही है, इस पर जांच कर रही है गवर्नमेंट, करो। कांग्रेस के लोगों की भी इन्होंने करी है, डर किस बात का है?
लेकिन घर लौटे हैं तो इन्होंने घपला तो किया है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्या आम पार्टी तैयार है पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के देख रेख में सीबीआई की जांच और न्यायपालिका के चीफ जस्टिस से ये जो ड्रामा कर रहे हैं, नुर्रा कुश्ती कर रहे हैं दोनों जने, ये कांग्रेस की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझना तो पड़ेगा जय किशन जी। आप लोग पहले भी ये कह रहे थे कि एक सेकंड सर, मनीष सिसोदिया को अगर बुला रही है सीबीआई तो इसमें ड्रामे की क्या जरूरत है? वो गए पूछताछ में, वही ड्रामा इन्होंने किया। सुबह वो पता नहीं क्या क्या मार्च निकाला, महात्मा गांधी की समाधि पे मत्था रगड़ने चले गए, और केजरीवाल करा ये भगत सिंह है। पता ही है क्या भगत सिंह से इसका क्या लेना देना है? वो कह रहे हैं कि पूरा केस फर्जी है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा दबाव तो कांग्रेस के ऊपर भी बनाया था, राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे बनाया गया था। इन्होंने तो घपले किए, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कोई घपले थोड़े किए। इन्होंने तो सीबीआई, इनके तो एजुकेशन की जांच करवा के देख लो, इनकी जो शराब की जांच करा के देख लो, डीटीजी की देख लो, जल बोर्ड की देख लो, सिविल डिफेंस की देख लो, विकास की देख लो, आईपी यूनिवर्सिटी की देख लो, किसी की जांच करा के देख लो। ये तो सब जगह भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं। इन्होंने तो साइकिल दिखाई दी अपने चुनाव से पहले कि हमारे पास तो एक साइकिल है, हम तो किराए पर रहते हैं। इनके पास तो कुछ भी नहीं था, लग्जरी गाड़ियां कहां से आ गई इनके पास? क्यों भाग रहे हैं जांच से? 100% भ्रष्टाचारी है आम पार्टी के लोग, और बीजेपी भी उनसे कम नहीं है। दोनों इसलिए मैंने कहा नुर्रा कुश्ती कर रहे हैं और देश के दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने पर लगे हुए। कोई ठोस कदम उठाने के लिए तो लोग तैयार नहीं है। लेकिन एक मिनट के लिए रोकना चाह रहे हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा सवाल सुनिए। जैक्सन, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जांच की बात हो, वो सीबीआई अगर बुला रहे हैं, पूछताछ क्यों नहीं जाती है? वो गए आम आदमी पार्टी से, मनीष सिसोदिया गए, डिप्टी सीएम गए। बीजेपी पर आरोप ये कि फर्जी केस डाले गए हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो उन्होंने किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक तीसरी पार्टी के तौर पर, बेशक आप भी विपक्ष में हैं, क्या इस जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए? नहीं, न्यायपालिका, ये तो न्यायपालिका फैसला करेगी ना। इन्होंने तो शहीद आजम से अब तुलना कर रहे हैं या महात्मा गांधी की दर पे जा रहे हैं, घाट पे जा रहे हैं उनके, वो एक अलग मसला है। लेकिन क्या जांच सही दिशा में बढ़ रही है? इस पर कांग्रेस का नहीं, जांच के मामले में भगत सिंह कहां से आ गया, महात्मा गांधी कहां से आ गए? जांच के मामले में मैं भी तो ये कहना चाहता हूँ दोनों को, ये जांच के मामले में महात्मा गांधी और भगत सिंह का नाम कहां से आ गया? आप कह रहे हैं कि आप, तो क्या ये समझें कि कांग्रेस कह रही है कि ये जांच भी सही दिशा में नहीं है? हाँ, पूछताछ सही दिशा में नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, सही दिशा में नहीं है। जांच जो हो रही है सीबीआई कर रही है, सीबीआई को हम डिना नहीं कर सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जयकिशन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मसला है और दिल्ली की सियासत में यह मसला इस वक्त सरगर्म है, तो इस पर बयानबाजी का दौर लगातार और तेजी से बढ़ता नजर आएगा। वक्त ब्रेक का है, खबरें जारी हैं। क्या आपको पता है कि जी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके YouTube पर नंबर 1 है? ये हम नहीं बता रहे, ये कॉमस्कोर रेटिंग एजेंसी बता रही है। कॉमस्कोर पूरी पारदर्शिता से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की रेटिंग देती है। टीवी का ही कंटेंट हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाते हैं, लेकिन टीवी रेटिंग के आंकड़े
कुछ और ही बताते हैं। इसीलिए हमें इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। हमारे लिए आपका भरोसा ही टीआरपी है। और खबरें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल के बाद मतदान हुआ। मतदान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिस्सा लिया। वहीं बेल्लारी में राहुल गांधी ने मतदान में हिस्सा लिया। इस दौरान करीब 96% वोट डाले गए। कांग्रेस प्रमुख के पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुख्य मुकाबला हो रहा है। चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को सामने आने हैं। तो मतदान करने से पहले सोनिया गांधी ने कहा वो लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में विश्राम शिविर में बने मतदान बूथ पर वोट डाला। उनके साथ वहां लगभग 40 नेताओं ने भी मतदान किया जो उनके साथ यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के साथ शामिल है। $9,900 में से 9,500 लोगों ने अपने वोट डाले। करीब 96% वोटिंग हुआ है। छोटे छोटे जो स्टेट है वहाँ पर जहाँ 25 वोट है, 22 वोट है या 30 वोट है, ऐसे छोटे छोटे जो संघ प्रदेश है उनमें 100% वोटिंग हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी मतदान किया है और कहा कि वो चाहते थे राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष पद को स्वीकार करें। खुर्शीद ने कहा यह चुनाव लीडरशिप के लिए नहीं, ये चुनाव अध्यक्ष पद के लिए है। जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। सर, आज अंततः मतदान हो रहा है। लंबे समय से इन सुधारों की बात हो रही थी। आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, वोट डालते वक्त क्या विचार थे? विचार ये है कि हमें कहीं कोई चिंता नहीं थी कि कोई चीज़ मिसिंग है। हमको सबको विश्वास था कि हमारे नेता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, तो हम लोग सब एक मत होकर बोलते थे कि हम चाहते हैं कि आप नेता बने। आज भी हम चाहते थे कि राहुल गांधी जी स्वीकार करें अध्यक्ष पद को, वो एक बार फिर स्वीकार करें। लेकिन अगर हम उनको नेता मानते हैं तो उनका ये निर्णय कि मैं नहीं करूँगा अध्यक्ष पद, ये निर्णय का हमें सम्मान करना होगा। ये चुनाव लीडरशिप के बारे में नहीं है। ये चुनाव हमारे लीडर्स में से कौन उपयोगी रहेगा प्रेसिडेंट का रोल अदा करने के लिए, कौन अध्यक्ष पद को अच्छी तरह निभा सकता है, ये उस बात के लिए चुनाव है। और वो अध्यक्ष जब बन जाएगा, जो भी बनेगा, जो अध्यक्ष बन जाएगा, वो फिर हमारी लीडरशिप के साथ बैठकर, ये आप कह सकते हैं कि 2-4 जो मुख्य लोग हमारी लीडरशिप के होंगे वो आपस में बैठ के तय करेंगे कि आगे क्या करना है। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रबर स्टाम्प होंगे खड़गे जी अगर जीतते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम अपना रबर स्टैम्प उनको भिजवा देंगे विपक्ष को, वो लगाते रहे अपने रबर स्टैम्प। हम विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं है, वो पहले हमें दिखाएं वो चुनाव कैसे कर। अंतिम सवाल सर, आप यूपी से आते हैं, बार बार ये बात हो रही है कि नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स नहीं है दोनों, तो जो यहाँ पर नहीं है तो हमको खड़ा होना चाहिए था ना। जब हमारा भी तो कुछ निर्णय है, अगर हम ऐसा हमको लगता है कि यूपी का कोई कैंडिडेट होना चाहिए, नॉर्थ इंडिया का होना चाहिए, तो हम लोग खड़े होते ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा, ना ही हमने लोगों से जो बात करी या लोगों के साथ बैठे, ना हमको उनकी ऐसी भावना लगी। इसलिए हमने कहा कि इस समय जो लोग तैयार हैं इस जिम्मेदारी के लिए और जो सशक्त रूप से सामने आए हैं, चलिए उन्हीं में से हम तय करें कि सबसे उपयोगी कौन रहेगा। आपके करीबी हैं और मित्र रहे शशि थरूर, वो ये कह रहे हैं सेम प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। कई जगह पीसीसी अध्यक्षों ने मेरे इनवाइट नहीं किया, मुझे संपर्क नहीं किया। पीसीसी अध्यक्षों को कहीं नहीं जाना था, वो सर्कुलर था। जो भी कोई किसी पद पर है उसको वहाँ खुलकर जाने की आज्ञा नहीं थी। लेकिन मन में वो जिसको सपोर्ट करना चाहें वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, चुपचाप जिससे कहना चाहें वो कह सकते हैं। हम भी वर्किंग कमेटी में थे, हमने भी बड़े संकोच से सपोर्ट अपनी दी। नामांकन करने में कोई रुकावट नहीं थी। उसके बाद जो हमने सपोर्ट दी तो बड़े समझदारी और धैर्य से हमने सपोर्ट दी, ये सोचकर कि कहीं कोई ये आरोप ना लगे कि आप देखिए एक तरफ झुक रहे हैं, वो दूसरी तरफ जो है वहाँ आपका झुकान नहीं है। तो अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जिसका झुकान शशि जी के साथ है, शशि थरूर के साथ है, वो गलत कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ।
बहुत सारे लोग उनके साथ हैं और मैं मानता हूं कि उन्होंने ये चुनाव लड़ने का साहस किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए उनको बधाई। अब जो होता है वो 19 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सलमान खुर्शीद थे हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर शशि थरूर ने चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई, ये भी एक बेहद बड़ी बात है। रबर स्टाम्प जो लोग कह रहे हैं खरगे को, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष कैसे चुनते हैं, इसका जवाब दें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ शिवम प्रताप, दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। पुलिस को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। यहां से पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी का इलाज मानव संबंध विज्ञान संस्थान में चल रहा है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आरोपी कहीं मानसिक रोगी तो नहीं है। आपको बता दें, तोड़फोड़ के बाद मालीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के शादीपुर गांव में हुई नीतीश की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवार वालों का आरोप है कि नीतीश पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपियों ने अपने साथियों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा था, ये देखने के लिए कि नीतीश जिंदा है या मर गया। आरोपियों के साथी जब चुपचाप घायल नीतीश का वीडियो बना रहे थे तो परिवार को शक हुआ। उन्होंने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। आरोपी तो फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन उनका मोबाइल फोन गिर गया। परिवार ने जब उस मोबाइल की जांच की तो उसने नीतीश का इलाज चलते होते हुए का वीडियो बनाने के साथ ही अस्पताल की फोटो भी खींची थी। वहीं नीतीश की हत्या के बाद से अब उसके घर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। तो नीतीश हत्याकांड मामले पर पुलिस के मुताबिक ये बड़ा खुलासा हुआ है और आरोप ये भी परिवार की तरफ से ये बात सामने आई है कि दरअसल आरोपियों ने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की अस्पताल पहुंचकर घटना के बाद घटना को अंजाम देने के बाद कि नीतीश जिंदा है या नहीं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जब उसे भर्ती कराया गया था, ये तय करने की कोशिश की गई थी आरोपियों की तरफ से वीडियो के जरिए कि उसकी मौत हुई है या नहीं हुई है। हालांकि परिवार के लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले। लेकिन उनका मोबाइल वहां पर गिरा और उस मोबाइल को चेक करने के बाद उन्होंने देखा कि नीतीश के इलाज के दौरान का भी वीडियो उसमें है और अस्पताल की भी कुछ फोटोज वहां ली गई थी। और ये वो वीडियो है। दरअसल परिवार जिस बात का जिक्र कर रहा है कि आरोपियों ने नीतीश के इलाज के दौरान की भी वीडियो बनाई है। ये परिवार वालों का आरोप है। नीतीश पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आरोपियों ने अस्पताल पहुंचकर भी वीडियो बनाकर ये जानने की कोशिश की कि वो जिंदा है या उसकी मौत हो गई है। दिल्ली के रोहिणी स्थित सेक्टर 16 के पास पेड़ पर करीब 7 फीट का अजगर दिखा। इसके तुरंत बाद 112 नंबर पर कॉल की गई। 7 फीट के अजगर मिलने की खबर की पुष्टि होने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और वाइल्ड लाइफ विभाग को सूचित किया गया। कुछ ही देर बाद वाइल्ड लाइफ टीम ने वहां पहुंचकर बिना किसी हानि के अजगर को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान अजगर की खबर पाकर सड़क पर लोग वीडियो बनाने लगे। इस कारण सड़क पर लंबा जाम भी लगा। मिली पेड़ पे लटकता हुआ, वो भी सेक्टर 16 रोड पर। तो पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी थी और को खाली करके तो हमने वेलफेयर ऐसे को बुलाया, प्रशासन को, तो भगवान जो जानवर निकालने के लिए। तो उसमें से उनका नाम आया संजू साहब, उन्होंने निकाल के और ऊपर से पेड़ से बड़ी मुश्किल से उतारा गया। वेस्ट दिल्ली में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जहां चोर स्कूटी, बाइक या कार का सामान चुरा रहे थे, वहीं अब चोरों के निशाने पर वेस्ट जिले के अलग अलग इलाके के मंदिर आ गए हैं। पिछले 10 दिनों में चोरों ने अलग अलग इलाके के 5 मंदिरों को अपना निशाना बनाया और वहां से कैश और दूसरे सामान उड़ा ले गए। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। मंदिर में चोरी की पहली घटना विकासपुरी इलाके के शंकर गार्डन में हुई, दूसरी 3 दिन पहले खयाला इलाके के NW ब्लॉक के सनातन धर्म मंदिर में हुई। वहीं 2 दिन पहले एक ही रात में चोरों ने हरिनगर इलाके में 2 मंदिरों में चोरी की। पुलिस का डर, कई मंदिरों में चोरी हुई है, पर उस प्रकार से डर भी है और डर नहीं भी है। समझो कि निफ्रिक हो गया है, पर कहने मतलब कि अभी उन्होंने अपने प्रीतमपुरा मंदिर में चोरी हुई थी और उन्होंने 24 घंटे के अंदर उस चोर को, एक लड़का एक लड़की थी, पर 2 चोरों को
ले आए और सारा सामग्री जो मंदिर की लेके गए थे तो वो सारी सामग्रियों को उन्होंने बरामद करा। उम्मीद जिस प्रकार से हमारा ख्याला थाना पुलिस वाले और सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ में, बिल्कुल लगे में, और उन्होंने तो बोल रखा है पूरा कि आपको शाम तक क्या पता उस चोर को हम सामने खड़ा कर दें, और कोशिश में पूरे में है। दिल्ली में इन दिनों चोरों की चांदी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10 दिनों में वेस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाके के लगभग 5 मंदिरों में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। और इस वक्त हम ख्याला इलाके के नवदुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। बीती रात चोर दरवाजे का ताला तोड़कर आए और ये जो आप एक लकड़ी नुमा संदूक, छोटा सा संदूक कह सकते हैं, इसमें काफ़ी सारा कैश था, लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का कैश था। इसको तोड़कर इससे कैश की चोरी की और उसके बाद ठीक दूसरी तरफ एक छोटा सा ये लकड़ी का संदूक है, इसको तोड़ने के बाद लगभग 30-35 हज़ार रुपये कैश थे, यहाँ से कैश चुराया और मंदिर के काफ़ी हिस्सों में चोर घूमा और तकरीबन आधे घंटे तक वो मंदिर में घूमता रहा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि मंदिर में जो अलग अलग भगवान की मूर्तियां हैं उनमें कुछ मुकुट सोने के और चांदी के हैं, चोरों ने उनको छुआ तक नहीं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी जो आसपास लगे हैं, मंदिर में भी लगा हुआ था, उसका डीवीआर ले गई है और चोरों का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना साफ है कि चोरों को भगवान का डर नहीं लगता। मनोरंजन कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं।